अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, दिल्ली को दहलाने वाले आतंकवादियों ने जिस तरह की नापाक हरकत देश की राजधानी के भीतर की है, उसने पूरे देश भर को झकझोर दिया है। कौन थे ये आतंकवादी और कैसे ये दिल्ली में विस्फोट करने में कामयाब हुए, इतना बड़ा नेटवर्क इनका कैसे बना, और कश्मीर से लेकर फरीदाबाद, लखनऊ, कानपुर और सहारनपुर होते हुए इनका ये नेटवर्क इतना ताकतवर, मजबूत और इतना कोऑर्डिनेटेड कैसे रहा कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ, रिसोर्सेज, फाइनेंस और पूरा मॉड्यूल बनाने में कामयाब हो गए। विस्फोट तो करने में वो कामयाब हुए। अब तक 12 लोगों की, निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। आखिर इस तरह का ये जो नया मॉड्यूल देश के भीतर तैयार हुआ है, जिसमें पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, पेशेवर लोग शामिल हैं, इस मॉड्यूल को देखकर देश का हर व्यक्ति हैरान है कि आखिर ये आतंक का जो नया तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कितना घातक है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, क्या कोई सोच सकता है कि एक पढ़ा लिखा MBBS किए हुए डॉक्टर, एक क्वालिफाइड पेशेवर मेडिकल प्रोफेशनल्स, एक मान्यता प्राप्त देश के विश्वविद्यालय के भीतर या उनके संरक्षण में मेडिकल के टॉप प्रोफेशनल्स की एक टीम आतंकवाद में लगी हुई थी? बहनों भाइयों, यही सबसे बड़ी डिस्कवरी है दिल्ली ब्लास्ट की। अब तक आपने तरह तरह के आतंकवादी घटनाएं देखी होंगी, बेरोजगार युवकों को देखा होगा, या उनको जिनके पास जॉब नहीं है, गरीब परिवार के लोग रहते थे, नॉन प्रोफेशनल सी टेररिस्ट आपने देखे होंगे, और यह आता था कि पैसे नहीं है, गरीबी में थे, इस तरह की घटनाओं में सम्मिलित हो गए, या वो जो किसी प्रतिशोध के कारण आतंकवाद की घटना में सम्मिलित हों। लेकिन बहनों भाइयों, शायद ये पहली बार है 9/11 के अटैक के बाद कि 10/11 का अटैक जो दिल्ली के भीतर ब्लास्ट हुआ, इसमें टॉप मेडिकल प्रोफेशनल्स शामिल थे। डॉक्टर उमर के नेतृत्व में जिस तरह का एक खतरनाक आतंकवादी साजिश देश में रची गई थी, वो हतप्रभ और हैरान करती है, क्योंकि कोई कल्पना ही नहीं कर सकता इतना पवित्र पेशा जो लोगों को जीवन देने का काम करता है, जिसको धरती का भगवान कहते हैं, वो लोगों की जान लेने पर आमादा थे। बहनों भाइयों, कोई भी किसी भी तरह की राजनीति, किसी तरह की बात, किसी तरह का मसलों पर असहमति ही नहीं होनी चाहिए। ये देश की आंतरिक सुरक्षा का विषय, और ये राजधानी दिल्ली के भीतर क्यों किया गया? एक संदेश देने के लिए। लाल किले के पास क्यों जगह चुनी गई? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। बहनों भाइयों, ये वेल प्लान्ड, कोऑर्डिनेटेड टेररिस्ट अटैक है। और जितना मैं पीछे से देखता आया हूं, इस तरह की आतंकवादी घटना जिसमें इस प्रकार के पेशेवर लोग सम्मिलित हों, ये भारत के लिए पहली बार हुई है, और पहली बार इनका बेस भी शिफ्ट हुआ है। वरना कोई कारण नहीं कि पुलवामा कश्मीर से निकलते हुए राजधानी दिल्ली से महज 37 किलोमीटर, 37 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में एक यूनिवर्सिटी स्थापित है। उस यूनिवर्सिटी के भीतर ये सब कुछ चल रहा था। यूनिवर्सिटी वाले शामिल हैं, नहीं शामिल हैं, ये तो जांच में आगे पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से वहां पर इनको संरक्षण मिला हुआ था, और खास तौर पर कश्मीर के जो युवक और युवतियां उसमें सम्मिलित थी, ये हैरान और विचलित करती है। और ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक नए तरीके का पेच आया है, जिसे उन्हें सुलझाना ही होगा। सुलझाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि दिल्ली का ब्लास्ट एक चूक है। आप 99.999% पकड़ लेते हैं, आप नाकाम कर देते हैं, लेकिन आतंकवादियों को सिर्फ एक बार कामयाब होना है, और इस केस में वो हुए हैं। घटना छोटी, ब्लास्ट बहुत बड़ा था, इससे भी बड़ा हो, वो तमाम अलग विषय हो सकते हैं बहनों भाइयों। लेकिन इस देश की सुरक्षा के साथ किसी भी किस्म का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए जो इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके, ऐसे लोगों की जवाबदेही तय करके, कानून के दायरे में लाकर ऐसी कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि दोबारा से इस देश के दुश्मन सिर न उठा सकें। बहन भाइयों, भारत की सरकार ने वायदा किया इस देश से कि भारत में कोई भी आतंकवादी घटना अगर होती है तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा,
और कल कैबिनेट की बैठक में इसे टेररिस्ट अटैक माना गया, आतंकवादी घटना माना गया है। अब भारत सरकार अपने इस वायदे की तरफ आगे बढ़ेगी, जैसा कि आज भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात कहा है कि ऐसी सजा देंगे जो अपने में दुनिया भर के लिए मिसाल बनेगी। देश जानना चाहता है और देश देखना भी चाहता है कि इस तरह देश के निर्दोष नागरिकों का खून बहाने वालों का क्या अंजाम होता है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष अब कई बड़े चैलेंज हैं। क्या डॉक्टर उमर का नेटवर्क अकेला था? इनको रिसोर्स कहां से मिल रहे थे? इनको फिनांस कहां से हो रहा था? और ऐसे रेडिकलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस और कहां कहां हैं? इनके मेंबर्स कितने हैं? क्योंकि उमर खुद मारा जा चुका है ब्लास्ट में, इसकी पुष्टि आज हो चुकी है। बाकी नेटवर्क में मेंबर्स कौन कौन है, वो कहां हैं? हो सकता है कि कुछ और भी इस तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लगे हों इससे बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की। मैं हमें पहले भी कहा, आप 100 में से 99 घटनाएं पकड़ लेते हैं, काबिलियत आपकी, लेकिन आतंकवादियों को सिर्फ एक मौका चाहिए और उन्हें एक मौका इस बार तो मिला। तो सबसे बड़ी चुनौती है आतंक के इस नए मॉड्यूल को ट्रेस करना, उनको न्यूट्रलाइज करना और इस देश के दुश्मनों को एलिमिनेट करना। आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट में मैंने कुछ खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। हम उनसे समझेंगे कि आतंकवाद की इस नई धुरी को भारत की सुरक्षा एजेंसियां किस तरह की चुनौती के तौर पर मानती हैं। पूरा देश, आम लोग बोले या ना बोले, लेकिन अगर बार बार इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है, आपको कोई जानकारी नहीं मिल रही है, घटना हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं कोई पूछेगा ना सवाल कि भाई इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो रहा है, हमारी इंटेलिजेंस क्यों नहीं मजबूत है। उसके लिए हमें फंड और देने चाहिए, कॉम्पिटेंट अधिकारियों को और देना चाहिए उन्हें मौका। तो कहीं ना कहीं हमें इंटेलिजेंस को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। प्रतिपक्ष को देखिए कोई ना कोई सीमा तो निर्धारित करनी चाहिए कि हमें कहां तक सरकार का विरोध करना है, कहां देश के साथ हमें भी खड़ा होना है। तो कोई ना कोई एक सीमा तो तय हो। अब ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो जाती है जब आतंकवादी मानसिकता को भी समर्थन मिलने लगता है। ये सरकार जिस तरीके से मैं समझता हूं कार्रवाई कर रही है, आप इसके पहले भी जो बरामदगी हुई आरडीएक्स की और तमाम चीजों की बरामदगी हुई AK-47 की, और सरकार हाथ पे हाथ करके बैठी थी। सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए था, उस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी। सरकार बैठकर इंतजार कर रही थी कि कुछ अनहोनी हो। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ डॉक्टर समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, और उत्तर प्रदेश के बहुत ही चर्चित जाने माने फॉर्मर IPS अधिकारी राजेश पांडे जी मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश शुक्ला बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के। PK सहगल बहुत ही नोटेड डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। और इस देश में